हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का रिवीजन सीरीज। यहाँ पे हम 120 पॉइंट कवर करने वाले हैं। आप सब देख सकते हैं 120 पॉइंट पूरा है, तो आप वीडियो को छोड़ के जाइएगा नहीं, पूरा ध्यान से सुनिए। 120 पॉइंट के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बीच बीच में मैं बताते चलूँगा, उसको जो भी नोट किया नहीं है मैं यहाँ पे। तो आपको करना क्या है, देखिए इस वीडियो का जो टारगेट है वो आपको 50+ लाइक करनी है, तभी आगे का वीडियो आएगा जो भी टॉपिक जेनेटिक्स या बायोकेमिस्ट्री या सेल बायोलॉजी के ऊपर। एक बात मैं आपसे बताते चलूँ कि देखिए हमारा वीडियो तो आप सब देखते हैं। देखिए नॉन सब्सक्राइब जो हैं वो 56% है और सब्सक्राइब वाले आप सब बस 43% है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप यहाँ से अगर बेनिफिटेड हो रहे हैं तो हमारा भी ग्रोथ होना ज़रूरी है, तभी हमें मोटिवेशन मिलेगा और अच्छे से काम करने के लिए। ओके, तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड अपने दोस्तों में शेयर कर दो। क्योंकि तो इस वीडियो के लिए आप लाइक का बटन दबा दीजिए अभी से, ठीक है। वीडियो देखिए, पसंद ज़रूर आएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और नोट बनाते चलिए। पीडीएफ के लिए मत पूछिए कितना पॉइंट है, मुझे करने में 2 आवर लग रहे हैं ऐसे बनाने में। आप भाई देख ले रहे हो, आधे घंटे में नोट कर ले रहे हो, तो काफ़ी अच्छा होगा आप सबके लिए। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरू करते हैं ये लेक्चर। तो देखिए न्यूक्लिक एसिड की जो डिस्कवरी किए गए थे वो मिशन ने किया था 1869 में फ्रॉम द पस सेल। ओके, कोसल ने बताया था कि जो हमारा डीएनए होता है वो मिल के बना होता है 4 बेसेस से, एडिनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में एब्सेंट होता है, आरएनए में थाइमिन एब्सेंट होता है। ओके, तो इंट्रामॉलिक्यूलर डिटेल जो डीएनए का था वो दिए थे विल्किंस, स्टॉक विल्किंस बाय द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी। तो आपसे पूछे कि डबल स्टैंडर्ड डीएनए का मॉडल किसने दिया था, तो आप बताएंगे 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। फिर 1962 में इनको क्या हुआ था, विल्किंस के साथ नोबेल प्राइज़ दिया गया था। फिर आता है डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल। तो डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल के ऊपर सबसे पहला एक्सपेरिमेंट जो था वो 1928 में एफ ग्रिफिथ जो थे वो किए थे स्ट्रेप्टोकाकस न्यूमोनी या डिप्लोकोकस न्यूमोनी के ऊपर। तो उन्होंने लिया क्या था, आर सेकेंड और यस थर्ड स्टेन लिया था। आर सेकेंड जो करता था वो क्या करता था, डिजीज नहीं करता था, यस थर्ड डिजीज करता था। तो वो कैसे, वो बात की बात है, वो आप आगे देखेंगे। फिर आगे आया था एवेरी मैक्लियर एंड मैकार्टी थे, ये अपने ग्रिफिथ के शिष्य थे। तो इन्होंने प्रूव कर दिया था कि एक्चुअली में डीएनए जो होता है जेनेटिक मटेरियल होता है। ग्रिफिथ कह रहे थे कि होता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, वो एक्स फैक्टर होता है। वो पॉलीसेकेराइड को बोल रहे थे कि बैक्टीरिया के ऊपर जो पॉलीसेकेराइड का कोट होता है वही ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। वो एक्चुअली में डीएनए था जो कि ट्रांसफॉर्मेशन करवा रहा था। वो प्रूव किए थे एवेरी मैक्लियर एंड मैकार्टी। आपसे पूछता है बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट फॉर द प्रूफ टू डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल किसने किया था, तो आप बताएंगे हर्शे एंड चेज ने किया था 1952 में। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज का यूज किया था और उन्होंने रेडियो लेवल सल्फर और फास्फेट का यूज किया था। आपको पता है सल्फ़र जो रहता है वो डीएनए में एब्सेंट होता है, प्रोटीन में पाया जाता है, तो ऐसे करके वहाँ पे कॉन्सेप्ट है। अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको पता है कि सारे जो प्रोटीन होते हैं, एंजाइम जो होते हैं प्रोटीनेशियस नेचर के होते हैं, लेकिन राइबोजाइम एक ऐसा एंजाइम है जो कि नॉन प्रोटीनेशियस नेचर का होता है, यानी कि आरएनए इन नेचर का होता है। तो इसका जो केच अल्टमान ने इसकी डिस्कवरी किए थे। 23 एसआरआरएनए जो होता है उसके पास पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एक्टिविटी होती है, आपको ये पता होनी चाहिए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो मिलता है वो आपको 5×174 बैक्टीरियोफेज में एंड M13 बैक्टीरियोफेज में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मिलता है। डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ पे मिलता है, जैसे आरएनए देखिए नॉर्मली जो होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है। आपसे पूछे कि डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहाँ मिलता है, तो आप कहेंगे रियो वायरस हो गया, वुंड ट्यूमर वायरस हो गया, मेज डॉर्फ वायरस हो गया। ओके, जेनेटिक आरएनए, जैसे नॉन जेनेटिक आरएनए कितने प्रकार का होता है, जैसे टीआरएनए हो गया, एमआरएनए हो गया, एंड क्या हो गया आपका आरआरएनए हो गया। तो ये सब नॉन जेनेटिक आरएनए होता है। जेनेटिक आरएनए की डिस्कवरी किसने किया था, फ्रैंकल एंड कॉनरेट ने किया था। ओके, डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में बात करें तो डीएनए रेप्लिकेशन को सबसे पहले सेमी कंजर्वेटिव जो मॉडल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन था वो किसने बताया था, क्रिक ने बताया था। इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने दिया था, मेसेल्सन एंड स्थाल ने दिया था। ठीक है, कब दिया था, 1959 में। उन्होंने हैवी आइसोटोप का यूज किया था, नाइट्रोजन का डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन का भी यूज किया था। ओके, तो सीजियम क्लोराइड के मेथड से उन्होंने प्रूव कर दिया था भैया डीएनए जो होता है सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन शो करता है। अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करें
तो डीएनए रिप्लिकेशन देखिए 3 तरीके से मॉडल दिया गया। एक था कंजर्वेटिव, फिर एक सेमी कंजर्वेटिव, एक था डिस्पर्सिव। तो डिस्पर्सिव में ये हो रहा था कि बताया जा रहा था डीएनए का जो फ्रैगमेंट है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जा रहा था और हर एक टुकड़े से नए नए डीएनए का फॉर्मेशन हो जा रहा था, जो कि पूरा गलत था। इसका कोई भी एविडेंस नहीं मिला था। कंजर्वेटिव में क्या बताया गया था, कंजर्वेटिव मेथड में ये बताया गया था कि डीएनए जो होता है एज सच मीडियम प्रेजेंट होता है, उसको देख के न्यूक्लियोटाइड का यूज करके मीडियम से डीएनए बन जाता है, मतलब कॉपी बन जाता है। ये भी पूरी तरीके से डिस्कार्ड कर दिया गया था। सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन में यही बताया गया था, पहले डीएनए जो होता है भैया, डीएनए आपका जो स्टैंड होते हैं अलग अलग होते हैं, उस पर क्या होता है न्यूक्लियोटाइड का यूज किया जाता है, एक डीएनए से 2 डीएनए बन जाता है। तो ये चीज़ें हैं। तो मैंने बताया कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन किसने प्रूव किया था, मेसल्सन एंड स्थाल ने प्रूव किया था प्रोकैरियोटिक में। अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन यूकैरियोटिक में बीसिया फैवा प्लांट में टेलर ने प्रूव किया था। ओके गॉट इट। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। डीएनए जो होता है आपसे पूछा जाता है कौन सा चार्ज कैरी करता है, तो डीएनए के पास क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, क्योंकि उसके पास होता है फास्फेट ग्रुप। ओके, अगला पॉइंट है हिस्टोन जो होता है एक बेसिक प्रोटीन होता है। आपको न्यूक्लियोसोम मॉडल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि कौन कौन से वहाँ पे ऑक्टामर होते हैं, जैसे हिस्टोन H1 H2 H2A H2B NH3 H4 करके होता है ना। H1 जो होता है लिंकर की तरह काम करता है, ठीक है। H2A H2B NH3 H4 जो होता है वो कोर की तरह काम करता है। इंडो सिम्बियोटिक थ्योरी बताया गया था कि भैया क्लोरोप्लास्ट और माइटोकांड्रिया का ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसा हुआ, तो इसको सिम्पर एंड मुर्गेलिस ने बताया। उन्होंने बताया था कि कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो क्या कर रहे थे, ऐसा करके फोटोसिंथेसिस कर पा रहे थे, वो बन गए क्लोरोप्लास्ट। कुछ ऐसे बैक्टीरिया थे जो ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन कर रहे थे, वो बन गए माइटोकांड्रिया। तो ये सारी चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। ओके, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एक ऐसा फेनामेना है जिसे हम टेमिनिज्म बोलते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के मेथड से क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए बनता है और ऐसे एमआरएनए को हम क्या बोलते हैं, कॉपी डीएनए बोलते हैं। ओके, तो अब रिप्लिकेशन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। सॉरी, यहाँ पे हिस्टोन क्यों होता है आपका बेसिक, क्योंकि वहाँ पे आर्जिनिन लाइसिन मिलता है, ये भी चीज़ जानते रहेंगे। ओके, रिप्लिकेशन होता है तो आप एक बात याद रखेंगे, 2 स्टैंड होता है, लीडिंग स्टैंड होता है और लैगिंग स्टैंड होता है। लीडिंग स्टैंड पे जो डीएनए का सिंथेसिस होता है वो कंटिन्यूअस मैनर में होता है, एक साइड से होता है ना। लेकिन लैगिंग स्टैंड में जो डीएनए का रिप्लिकेशन होता है वो छोटे छोटे फ्रैगमेंट के रूप में होता है, जिसे हम ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोलते हैं, और बाद में उसे लाइगेज एंजाइम की सहायता से उसे फिल कर दिया जाता है गैप को। चलिए अगला क्वेश्चन है, मतलब पॉइंट है डीएनए सिंथेसिस। ये तो हो गया। देखिए एक चीज़ ये भी पूछा जाता है, जो लैगिंग स्टैंड और लीडिंग स्टैंड होता है, तो याद रखिएगा लैगिंग स्टैंड पे जो डीएनए पॉलीमरेज 1 काम करता है एंड लीडिंग स्टैंड पे पॉलीमरेज 3 काम करता है। पॉलीमरेज 1 के पास जो होता है एक्सोन्यूक्लियेज एक्टिविटी होती है, प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी होती है। अगर गलत बेस पेयर को एड कर दिया जाता है तो वो 5 प्राइम से 3 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज भी शो करता है, लेकिन यहाँ पे मोस्टली 3 प्राइम से 5 प्राइम एक्सोन्यूक्लियेज शो करके उसको कट करके रिमूव कर दिया जाता है। ओके, थायमिडीन डाइमर बनता है, ये एक तरह का म्यूटेशनल फेनामेना है। थायमिडीन डाइमर बनता है आपका जब यूवी रेस से एक्सपोज होता है, तब ये थायमिडीन डाइमर बन जाता है। एयूजी को मेथियोनिन को हम स्टार्ट कोडान बोलते हैं, आप ये बात याद रखेंगे। थोड़ा सा रुकना पड़ेगा हमें। ओके, तो आपको पता है जैसे यहाँ पे स्टाफ कोडान होते हैं, आपसे पूछा जाता है नॉनसेंस कोडान या स्टाफ कोडान के बारे में, तो आकरे ओपल अंबर होते हैं UAA UAG एंड UGA, जो कि नॉनसेंस कोडान या स्टाफ कोडान कहलाते हैं। BDNA आपको थोड़ा सा टर्न ऑन के बारे में, टाइप ऑफ डीएनए देखना पड़ेगा कि BDNA लेफ्ट हैंडेड है, कौन राइट हैंडेड डीएनए कौन सा है, ZDNA है। तो ZDNA और BDNA में अंतर क्या है, ADNA कैसे बन रहा है, तो किसमें कितना बेस पेयर है, किसका कितना लेंथ है, तो ऐसे करके आपको देखना पड़ेगा। जो BDNA में होता है 10 टर्न देखा जाता है, ठीक है। माइनर ग्रुप क्या है, मेजर ग्रुप क्या है, फास्फेट ग्रुप क्या है, ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा सा पढ़ लेना पड़ेगा। ओके, वाटसन एंड क्रिक ने प्रपोज किया था डबल हेलिकल मॉडल, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। फ्रैंकलिन के साथ सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो था उसको खोजे थे सिनसाइमर, तो ये बात आप याद रखेंगे, सिनसाइमर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए खोजे थे। बेंजर के आधार पे, बेंजर एक साइंटिस्ट थे, बेंजर ने डीएनए का अलग अलग डीएनए के बारे में बताया कि इसके पास 3 यूनिट होते हैं, जो होते हैं सिस्ट्रॉन, रिकान और म्यूटान। सिस्ट्रॉन क्या होता है, जो फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए होता है, जो हाउसकीपिंग यूनिट होता है,
उसे हम सिस्ट्रॉन बोलते हैं। रेकॉन जो होता है डीएनए का वो पार्ट जो रिप्लिकेशन कर सकता है, रेकॉन बोलते हैं। म्यूटान क्या होता है, डीएनए का वो भाग जहाँ पे म्यूटेशन हो सकता है, म्यूटेशनल चेंज हो सकते हैं, उसे हम म्यूटान बोलते हैं। ओके, अब डीएनए रिप्लिकेशन के बारे में आगे चलते हैं। ओके, तो देखिए डीएनए रिप्लिकेशन होता है, सबसे पहले डीएनए आपका हेलिकल नेचर का होता है, उसके हेलिकल को रिलैक्स करना पड़ेगा, उसको ऐसे खोलना पड़ेगा, ऐठन जो गार्ड रहेगी तो उसे हेलिकेज जाता है वहाँ पे, उसको जो कॉइलिंग होती है उस कॉइलिंग को रिमूव कर देता है। फिर क्या आता है आपका टोपोआइसोमरेज आता है। टोपोआइसोमरेज कट करता है हाइड्रोजन बांड को और जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है उसको सिंगल स्ट्रैंडेड में बना देता है। फिर जब कट करके आगे जाता रहता है ना, तो क्या होता है, सुपर कॉइलिंग हो जाती है। आगे जो होती है गार्ड पड़ती जाती है, तो उस गार्ड को, सुपर कॉइलिंग को हटाने के लिए डीएनए गायरेज या टोपोआइसोमरेज सेकेंड काम करता है। ये बात आप याद रखेंगे। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कैम्पोथेसिन जो होता है वो इनहिबिटर होता है टोपोआइसोमरेज फर्स्ट का, एंड डॉक्सोरूबिसिन जो होता है इनहिबिट करता है टोपोआइसोमरेज सेकेंड को। ओके, अब क्या हुआ, टोपोआइसोमरेज ने कट कर दिया है, अपना सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए बन गया। तो भैया अगर उसे रोका ना जाए तो वो फिर से कॉइल हो जाएगा, फिर से रीजॉइन होकर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बना देगा, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करा देगा। तो उसको रोकने के लिए वहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन होते हैं SSB, वो उसे रोकते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका प्राइमेज जो कि स्पेशल टाइप का आरएनए प्राइमर होता, आरएनए पॉलीमरेज होता है। वो बनाता है आपका छोटे छोटे फॉर्म में आरएनए के फ्रैगमेंट, जो कि प्रोवाइड करता है डायरेक्शन डीएनए पॉलीमरेज को, कि भैया डीएनए पॉलीमरेज को जो सिंथेसिस करना है डीएनए का, वो 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन में करना है। 3 प्राइम पे होता है आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 5 प्राइम पे होता है आपका फास्फेट ग्रुप। तो हमेशा डीएनए का रेप्लिकेशन हमेशा याद रखिए 5 प्राइम से 3 प्राइम ही होगा, कभी भी 3 प्राइम से 5 प्राइम पे नहीं होगा। ओके, ये चीज़ थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि डीएनए पॉलीमरेज बीटा पूछा जाता है तो बीटा हेल्प करता है डीएनए रिपेयर पाथवे में, गामा हेल्प करता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए रिप्लिकेशन में, एंड डीएनए रिप्लिकेशन से पूछता है कहाँ से स्टार्ट होता है, तो भैया आप कहेंगे प्रोकैरियोटिक में ओराई रीजन होता है, एंड यूकैरियोटिक में ARS सीक्वेंस ऑटोनॉमसली रिप्लिकेटिंग सीक्वेंस होते हैं, वहाँ से स्टार्ट होते हैं। जो भी ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होते हैं वो 80 रीच होते हैं, एडेनिन थाइमिन रीच होते हैं। देखो डीएनए की स्टेबिलिटी की बात करें तो GC कंटेंट जहाँ पे ज़्यादा रहेगा डीएनए ज़्यादा स्टेबल रहेगा। 80 रिच रीजन से क्यों होता है रिप्लिकेशन स्टार्ट, क्योंकि 80 के पास होता है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को मेल्ट करना आसान होता है इन कंपेरिजन टू ट्रिपल बॉन्ड जो कि GC के बीच में होता है। तो ये चीज़ है। अब आरएनए के बारे में बात करते हैं। आपसे पूछा जाता है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द आरएनए हमारे सेल में कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन टाइप जो आरएनए होता है वो कौन सा होता है, rRNA होता है। tRNA को हम बोलते हैं सुपरनेटेंट आरएनए, सॉल्युबल आरएनए, एडाप्टर आरएनए या स्मॉलेस्ट आरएनए बोलते हैं। रिच एंड राज भंडारी थे। देखो पॉइंट देखते चलो आप, ऐसे पेन का यूज करने में ना लैग हो रहा है, तो आप पॉइंट देखते चलेंगे, नोट करते चलेंगे, और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दो, 50 टारगेट है लाइक का। ठीक है, तो रिच एंड राज भंडारी थे, कंक्लूड किया था कि tRNA जो होता है वो मिल के बना होता है 73 से 93 न्यूक्लियोटाइड का। प्रोकैरियोटिक जो आरएनए होता है वो पॉलीसिस्टानिक होता है। भैया पॉलीसिस्टानिक का मतलब ये होता है कि एक ही जीन के पास कई सारे इन्फॉर्मेशन होते हैं, कई सारे एंजाइम, कई सारे प्रोटीन बनाने का जो इन्फॉर्मेशन होता है एक ही जीन के पास होता है, तो पॉलीसिस्टानिक। मोनोसिस्टानिक में क्या होता है, यूकैरियोटिक में मिलता है ये। मोनोसिस्टानिक का मतलब होता है कि एक पार्टिकुलर जीन एक पार्टिकुलर प्रोटीन को बना रहा है, वन जीन वन एंजाइम बना रहा है। वीडल एंड टैटम का भी बात यहाँ पे कर ही लेते हैं। बहुत सारे ऐसे पॉइंट है जो यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। ठीक है, तो आपको इतना मतलब देखो ना, ये चीज़ क्या है, आपको रिवीजन में हेल्प करेगा, लेकिन आपको ये भी पता चलेगा क्या क्या चीज़ें छूट रही है, वो आपको क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। ऐसे पॉइंट बनाए तो 500 पॉइंट बन जाए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से सीधे ना। तो अगला पॉइंट है यूकैरियोटिक आरएनए जो होता है मोर स्टेबल होता है देन द प्रोकैरियोटिक आरएनए से। प्रोकैरियोटिक आरएनए का कोई भी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन नहीं होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक आरएनए में जो स्प्लाइसियोसोम का हेल्प नहीं लिया जाता, वहाँ पे सिर्फ कोडिंग रीजन होता है, नॉन कोडिंग रीजन जो इंट्रॉन होता है प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होता है। लेकिन यूकैरियोटिक का जो जीन है या आरएनए जो बनता है ना, वहाँ पे क्या होता है, एक्सॉन इंट्रॉन स्प्लिट जीन होते हैं, उसको कट करके निकाला जाता है। चलो आगे हम देखेंगे। सबसे पहले mRNA बन जाता है ना, उसका क्या किया जाता है, मॉडिफिकेशन किया जाता है। उसमें क्या करते हैं, 5 प्राइम जो होता है वहाँ पे कैपिंग करते हैं ग्वानिन की हेल्प से, और जो टेल होता है वहाँ पे पॉली एडेनिन का टेलिंग कर देते हैं। 1993 में शार्प एंड रॉबर्टस ने खोजा था स्प्लिट जीन। भैया स्प्लिट जीन वही है जहाँ पे कोडिंग रीजन और नॉन कोडिंग रीजन पाए जाते हैं। कोडिंग रीजन को हम एक्सॉन बोल रहे हैं, नॉन कोडिंग रीजन को इंट्रॉन बोलते हैं। इसी इंट्रॉन को हम कट करके निकालते हैं। ठीक है, कट करके निकालते हैं और एक्सॉन को जोड़ के अपना डिजायर डीएनए बनाते हैं, जिससे ट्रांसक्रिप्शन होता है।
थोड़ा सा यहाँ पे हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन भी जान लेंगे। यूक्रोमेटिन वो पार्ट है जो एक्सप्रेस करता है खुद को, लूजली बाउंड होता है। हेट्रोक्रोमेटिन जो है जो अपने आप को आसानी से एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, कंडेंस होता है फॉर्म में। तो ये चीज़ है ना। अब टीआरएनए के बारे में बात करते हैं। तो टीआरएनए पे जो होता है 3 प्राइम साइड टीआरएनए का, वहाँ पे सीसीए सीक्वेंस प्रेजेंट होता है जो कि एक्सेप्टर आर्म पे होता है और वहाँ पे अमीनो एसिड को बाइंड कराया जाता है। क्लोवर लीफ मॉडल जो है होलो ने प्रपोज किया था। अब आगे हम देखेंगे क्लोवर लीफ मॉडल है क्या। तो क्लोवर लीफ मॉडल ऐसा होता है, वहाँ पे टी आर्म होता है, ऐसे देखेंगे टी आर्म रहेगा, टी साइज सी आर्म उसे हम बोलते हैं। तो राइबोसोम से बाइंड करता है। डीएचयू आर्म जो होता है वो एंजाइम को एक्टिवेट करता है, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज है जो को है। एंटीकोडान आर्म जो होता है वो किससे बाइंड करता है, वो एमआरएनए से बाइंड करता है। ठीक है। 3D स्ट्रक्चर देखिए, 2D स्ट्रक्चर जो आपका टी से ऐसे क्लोवर लीफ मॉडल लाइक दिखता है, और लेकिन आपका जो 3D स्ट्रक्चर होता है एसएच किम ने इसे प्रपोज किया था और ये कैसा दिखता है, एल शेप दिखता है। तो ये बात आप याद रखेंगे टीआरएनए के बारे में। जेनेटिक कोड के बारे में चलिए बात करते हैं। तो आपको पता है बेस ट्रिपलेट होता है जेनेटिक कोड। ठीक है। जेनेटिक कोड की डिस्कवरी को डेसिफरिंग ऑफ द जेनेटिक कोड बोलते हैं। डेसिफरिंग ऑफ जेनेटिक कोड किसने किया था, नीरेनबर्ग एंड मथाई ने किया था 1961 में। ओके। फेनिलैलेनिन जो था यू वो फर्स्ट जेनेटिक कोड था जो कि डिस्कवर किया गया था। मेन कैरेक्टर क्या है जेनेटिक कोड को आपको पता होना चाहिए। ये एमआरएनए पे प्रेजेंट होते हैं, बेस ट्रिपलेट के फॉर्म में होते हैं। ओके। और क्या होता है, डी जनरेट होते हैं, मतलब मोर देन 1 कोड फॉर 1 अमीनो एसिड होते हैं। ये जानते रहेंगे। दे आर नॉन ओवरलैपिंग एंड कॉमालेस, ओवरलैप नहीं करते, कॉमालेस होते हैं। यूनिवर्सल होते हैं, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, जेनेटिक कोड समान होता है। तभी तो भैया हम अपना ह्यूमन का इंसुलिन जो है इस क्रिया कोलाई के अंदर बना पा रहे हैं। ओके। मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन के बारे में आप याद रखेंगे। मेथियोनिन का AUG, ट्रिप्टोफैन का जो है आपका क्या है आप देख लेना, अभी मुझे याद नहीं है ना। तो जो मेथियोनिन और ट्रिप्टोफैन है उसके पास जो होते हैं सिंगल जेनेटिक कोड होते हैं। ओके। ल्यूसीन हो गया, सेरीन हो गया, थ्रियोनिन हो गया, इसके पास 6 जेनेटिक कोड होते हैं। ओके। डी जेनरेसी जो जेनेटिक कोड का होता है, मतलब बहुत सारे कोडान फॉर 1 अमीनो एसिड, वो मिनिमाइज करते हैं म्यूटेशन को। मतलब अगर म्यूटेट हो जा रहा है, बोबल हाइपोथेसिस वहाँ पे काम करता है और म्यूटेशन को ओवरकम करता है। 1979 में HG खुराना थे, उन्होंने आर्टिफिशियल जीन का सिंथेसिस किया था इन द लैब, मतलब RNA वाले जीन का। ओवल हाइपोथेसिस को क्रिक ने दिया था। ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करते हैं, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो ऐसा DNA का स्ट्रैंड जिससे कि mRNA बन रहा है, ठीक है, कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के द्वारा, मतलब ऐसा DNA का फ्रैगमेंट जिससे mRNA बनता है उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, या एंटीसेंस स्ट्रैंड बोलते हैं, या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं। तो mRNA जिससे बनता है उसको क्या बोलते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड, एंटीसेंस स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। तीनों एक ही को बोलते हैं ना। अब दूसरा जो है जो DNA स्ट्रैंड जो कि सेम सीक्वेंस mRNA के समान mRNA बन रहा है, तो mRNA में U होता है, ठीक है, यूरेसिल। और जो आपका सेंस स्ट्रैंड होता है जो रहता है बचा हुआ, तो उसमें क्या होता है, थायमिन होता है। तो DNA का ऐसा स्ट्रैंड जो कि mRNA की तरह दिखता है पूरा, बस यूरेसिल और थायमिन के बीच में डिफरेंस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड या कोडिंग स्ट्रैंड या सेंस स्ट्रैंड। तो कंफ्यूज मत होना, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज। तो ये बात आप याद रखेंगे। प्रमोटर जो होता है आप देखेंगे, जब एक mRNA को देखेंगे तो प्रमोटर रीजन जो होता है mRNA पे, जहाँ पे RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है, वो आपका 5 प्राइम अपस्ट्रीम होता है स्ट्रक्चरल जीन से, मतलब स्ट्रक्चरल जीन पीछे रहेगा, प्रमोटर रीजन जो रहेगा आगे रहेगा। ओके। RNA पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रमोटर रीजन में विद द हेल्प ऑफ सिग्मा फैक्टर, ये आप बात जानते हैं। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, RNA पॉलीमरेज 1 2 3 किस किस को ट्रांसक्राइब कराता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो RNA पॉलीमरेज 1 देखिए ट्रिक ये है, जिसके लास्ट में, जिस RNA के लास्ट में 8 है वो 1 के द्वारा होता है। जैसे 28 ईयर्स हो गया, 18 ईयर्स हो गया, 5.8 ईयर्स हो गया, तो ये सब RNA पॉलीमरेज 1 से ट्रांसक्राइब होते हैं। RNA पॉलीमरेज 2 हो गया, siRNA mRNA मोस्टली पूछता है, यही होता है। पॉलीमरेज 3 का काम क्या है, tRNA हो गया, 5s RNA हो गया, स्मॉल न्यूक्लियर RNA हो गया, तो ये सब 3 के द्वारा होता है। अब ट्रांसलेशन पे चलते हैं, थोड़ा पॉइंट देखते हैं क्या क्या है। ट्रांसलेशन में क्या होता है, स्टेप जान लेते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड होता है, वहाँ पे ATP या GTP का यूज कर रहे हैं। ट्रांसफ़र किया जाता है tRNA का, मतलब tRNA पे अमीनो एसिड का। फिर क्या होता है, इनिशिएशन होता है AUG के द्वारा,
पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस के लिए। फिर क्या होता है, इलॉन्गेशन होता जाता है 5 प्राइम से 3 प्राइम डायरेक्शन, ऐसे ऐसे। फिर क्या होता है, लास्ट में आता है आपका स्टॉप कोडॉन और टर्मिनेशन हो जाता है। ठीक है, आप एक बात याद रखेंगे, अमीनो एसिड 2 फॉर्म में होते हैं, डी फॉर्म एंड एल फॉर्म। तो ट्रांसलेशनल फिनोमेना में ओनली एल फॉर्म ऑफ द अमीनो एसिड का यूज किया जाता है। एक्टिवेशन के लिए, अमीनो एसिड के एक्टिवेशन के लिए एटीपी को यूज किया जाएगा एनर्जी के लिए। लेकिन मोस्टली बात करें तो एटीपी दिया है तो ठीक है एटीपी, लेकिन अगर स्पेशली जीटीपी दे रहा है तो जीटीपी का मोस्टली यूज किया जाता है यहाँ पे ना। टीआरएनए जो होता है वो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड को सिर्फ लेता है, अपने बाइंड कराता है। तो जो एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड जो होता है वो एक एंजाइम होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेज, उसका यूज किया जाता है। ओके, तो उसको लेके फिर कॉम्प्लेक्स बनाता है, अमीनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो जब ये एक्टिवेटेड अमीनो एसिड टीआरएनए से बाइंड कर जाता है, वो कॉम्प्लेक्स बनता है, तो इससे क्या बोलते हैं, चार्जिंग ऑफ टीआरएनए बोलते हैं। तो जो पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस को इनिशिएट करने के लिए कौन सा अमीनो एसिड काम करता है, तो आप कहेंगे भैया AUG। ठीक है, अब आप कमेंट सेक्शन में बताइए AUG जो मेथियोनिन का एंटीकोडॉन क्या होगा। अरे बताओ भाई। ओके, अगला पॉइंट है आपका ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन। फर्स्टली सबसे पहले क्या होता है, स्मॉलर सब यूनिट जो होता है राइबोसोम से बाइंड करता है, फिर mRNA से बाइंड करके क्या बनाता है, मेथियोनिन टीआरएनए कॉम्प्लेक्स। बाद में आके उससे लार्जर सब यूनिट कंबाइन होता है और कंप्लीट करता है आपका ट्रांसलेशनल यूनिट, और ट्रांसलेशन स्टार्ट होता है आपका। पेप्टाइडल ट्रांसफरेज जो करता है वो हेल्प करता है भैया आपका पेप्टाइड बॉन्ड के फॉर्मेशन में। सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है क्या होता है, जीटीपी के फॉर्म में होता है। जीन रेगुलेशन की बात करते हैं थोड़ा सा। देखिए क्या होता है, हमारे यूकैरियोटिक सेल में सारे जीन होते हैं, हर सेल के पास सारे जीन होते हैं, लेकिन ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर सेल का सारा जीन, पूरा जीन एक साथ एक्टिव हो। हम जो प्रोटीन चाहिए उस जीन को एक्टिव कराते हैं, उस जीन से काम करवा लेते हैं और फिर बंद कर देते हैं। तो हर के पास सारे जीन हैं, लेकिन सारे सेल में हर जीन एक्टिव नहीं है, वही जीन एक्टिव है जिसकी वहाँ पे ज़रूरत है। ठीक है, तो लैक ओपेरान जो है प्रपोज किया गया था जैकब एंड मोनार्ड के द्वारा 1961 में। ठीक है, इस क्रिया कोलाई के ऊपर ये लोग काम किए थे पाश्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में। इसके लिए उन्हें 1965 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ये बात आप ध्यान में रखेंगे। ओपेरान जो होता है वो कंसिस्ट किया होता है प्रमोटर को, ऑपरेटर को, स्ट्रक्चरल जीन को। देखिए रेगुलेटर जो है वो ओपेरान का पार्ट नहीं होता है। यहाँ पे 2 तरह का ओपेरान सिस्टम होता है, इंड्यूसिबल ओपेरान एंड रेप्रेसिबल ओपेरान। इंड्यूसिबल क्या होता है, हम बाहर से कोई ऐसा सबस्ट्रेट दे रहे हैं जिससे हम लैक ओपेरान को ऑन करा रहे हैं। मान लीजिए हम लैक्टोज बाहर से दे रहे हैं और बीटा गैलेक्टोसाइडेज को काम कराना चाहते हैं, तो लैक ओपेरान को हम इंड्यूसिबल बोलते हैं। ट्रिप्टोफैन ओपेरान को क्या बोलते हैं, रिप्रेसिबल बोलते हैं। अगर ट्रिप्टोफैन आप देंगे ना तो क्या होगा, जो ओपेरान चल रहा होगा वो बंद हो जाएगा। तो ये चीज़ है। ओके, इस क्रिया कोलाई में क्या होता है, लैक ओपेरान जब चलता है तो वहाँ पे क्या 3 एंजाइम काम करते हैं जो कि जया फॉर्म में होते हैं, ZYA। ओके, वो क्या क्या होते हैं, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, लैक परमिएज और ट्रांससाइटेलेज। और यहाँ पे रेगुलेटर के बारे में बताया गया है कि टेट्रामर होते हैं, आई जीन का प्रोडक्ट होते हैं जो कि बाइंड करते हैं ऑपरेटर जीन से और स्विच ऑफ कर देते हैं लैक ओपेरान को। ओके, फंक्शन ऑफ लैक ओपेरान के बारे में जान लेते हैं। ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा तो लैक ओपेरान कैसे काम करेगा। देखिए ग्लूकोज प्रेजेंट है, बैक्टीरिया अच्छे से, भैया जब ग्लूकोज प्रेजेंट है मीडियम में तो लैक्टोज को क्यों यूटिलाइज करेगा, बॉन्ड ब्रेक करके एनर्जी क्यों ख़त्म करेगा अपना, ग्लूकोज को आसानी से खाता रहेगा। होगा क्या, जो रेगुलेटर जीन रहेगा वो रिप्रेसर प्रोटीन बनाएगा, वो रिप्रेसर प्रोटीन जाएगा ऑपरेटर से बाइंड करेगा, ऑपरेटर से जैसे ही वो बाइंड करेगा वो जो आपका प्रोमोटर रीजन रहेगा, प्रोमोटर रीजन के पे आरएनए पॉलीमरेज जहाँ पे बाइंड करता है उसको छुपा लेगा साइड को। आरएनए पॉलीमरेज वहाँ पे बाइंड नहीं कर पाएगा, जया का एक्टिवेशन नहीं होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा और लैक ओपेरान बंद रहेगा। जब ग्लूकोज प्रेजेंट रहेगा तो लैक ओपेरान बंद रहेगा। अब ग्लूकोज एब्सेंट रहे, लैक्टोज प्रेजेंट होता है तो क्या होता है भैया, देखो लैक्टोज जाता है, आई जीन जो होता है रेगुलेटर आपका वो क्या बनाता है, रेगुलेटर प्रोटीन बनाता है, लेकिन वहाँ पे लैक्टोज रेगुलेटर प्रोटीन से बाइंड कर जाता है। तो अब भैया जो रेगुलेटर है वो ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाता। फिर आता है आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज आता है, वो प्रोमोटर से बाइंड करता है, एक्टिवेशन कराता है, एक्सप्रेशन कराता है ZYA का, और इससे आपका लैक्टोज ओपेरान ऑन हो जाता है। ठीक है, आगे पॉइंट है आपका प्रोमोटर रीजन में क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सीक्वेंस पाए जाते हैं न्यूक्लियोटाइड का, जैसे TAT जो कि स्पेसिफिक होते हैं, जिसे प्रिप्नोबॉक्स हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक में। ये 10 to 15 न्यूक्लियोटाइड अप स्ट्रीम फ्रॉम द ट्रांसक्रिप्शन यूनिट सिचुएटेड होते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं रेगुलेशन एक्टिवेशन के लिए। टाटा बॉक्स को हम बोलते हैं गोल्डन हॉगनेस बॉक्स, यूकैरियोटिक में टाटा बॉक्स होता है।
कैट बॉक्स भी यूकैरियोटिक में होता है, CGCCAATCT बोल उसका सीक्वेंस होता है। 70 से 80 बेस पेयर अप स्टेम ये होता है। तो देखिए प्रोकैरियोटिक में जो ये फैक्टर हो गए, जो बॉक्स हो गए, तो प्रोकैरियोटिक में जो होता है आपका प्रिब्नो बॉक्स होता है, यूकैरियोटिक में टाटा बॉक्स होता है और कैट बॉक्स होता है। ये बात आप याद रखेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस जो हो गया जया का, ZYA का, लैकोपेरान में उसको स्टडी किए थे गिलबर्ट, डिक्सन एंड मैजियल्स। तो ये बात भी याद रखेंगे। इनहिबिटर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से क्वेश्चन आपका फिक्स है, आज नहीं तो कल किसी ना किसी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो एंटीबायोटिक पेनिसिलिन जो है भैया देखो सेल वाल के लेवल पे काम करता है। अब हम आपसे कहें कि आप पेनिसिलिन आप माइकोप्लाज्मा को दोगे तो कोई काम होगा क्या? वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना। तो मेन इनहिबिटर जो है आपको याद रखना है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में एंटीमाइसिन डी। एंटीमाइसिन डी का काम होता है ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट करवाता है। टेट्रासाइक्लिन क्या होता है? जो बाइंडिंग होता है अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेसिस का राइबोसोम से, उसको इनहिबिट करता है, बाइंड नहीं होने देता है, ट्रांसलेशनल को ये हॉल्ट कराता है, इनहिबिट कराता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन होता है, ये इनहिबिट कराता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। ये एमआरएनए को सही से रीड ही नहीं कर पाता, मतलब रीड करना था 3 सही से रीड करना था, एक अमीनो एसिड छोड़ दिया, एक बेस पेयर छोड़ दिया, तो मिस रीडिंग कराता है स्ट्रिप्टोमाइसिन। क्लोरमपेनिकाल क्या होता है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज, बेचारा पेप्टाइड बॉन्ड बना रहा था, क्लोरमपेनिकाल को दे दिए, वो काम ही अपना भूल गया, वो पेप्टाइड बॉन्ड ही नहीं बना पा रहा है, तो सिंथेसिस कैसे होगा? इरिथ्रोमाइसिन हो गया, ये ट्रांसलोकेशन ही इनहिबिट करा देता है, मतलब एमआरएनए ऐसे मूव करता रहता है ना, तो उसे टीआरएनए पे जाके पढ़ा जाता है, फिर अमीनो एसिड को जोड़ा जाता है, तो वो ट्रांसलोकेशन एमआरएनए को मूव ही नहीं करा पाता है, बस एक बार एयूजी पढ़ लिया, आगे का आता ही नहीं बेचारा। नियोमाइसिन होता है, ये इंटरेक्शन बिटवीन टीआरएनए और एमआरएनए का इंटरेक्शन ही, वो दोनों मिल ही नहीं पाते, तो रीडिंग होगा ही नहीं, तो इंटरेक्शन को होल्ड कराते हैं नियोमाइसिन। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पे हम बात करते हैं, कुछ पॉइंट हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को 1990 में लॉन्च किया गया था। जीनोम टर्म जो है विंकलर ने 1920 में दिया था, आपको पता है। जीनोमिक्स टर्म दिया था थॉमस रोड्रिक्स 1986 में। जीनोमिक्स एक ऐसा डिवीजन होता है जेनेटिक्स का जहाँ पे हम स्टडी करते हैं, मैपिंग करते हैं जीन का कि किस जीन में कितना न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट है, कितना लंबा कितना छोटा जीन है, सीक्वेंसिंग कर रहे हैं, ठीक है। और हम देख रहे हैं कि एक पार्टिकुलर जीन का क्या काम है, ठीक है। पार्टिकुलर जीन का काम पता करना चाहते हैं, म्यूटेट करा दो भैया उस जीन का, उसकी वजह से जो डिजीज होगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये जीन इसको कंट्रोल करता है। डायरेक्टर जो थे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वो फ्रांसिस कोलिन्स थे, ठीक है। डायरेक्टर जीनोमिक्स के जो थे वो क्रैग वेंटर थे। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में 13 साल लगे थे भैया, आपको पता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 1990 से शुरू किया था और 2003 में जाके कंप्लीट हुआ था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट किए थे यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ द हेल्थ, ही दोनों मिल के पूरा काम कराए थे, ठीक है। ह्यूमन जीनोम जो होता है कंटेंट क्या होता है 3167.7 मिलियन बेस पेयर, ये बात आप याद रखेंगे। एक एवरेज जो जीन होता है वो 3000 बेस को कंटेन किया होता है। लार्जेस्ट जीन होता है जो ह्यूमन के बॉडी में वो डिस्ट्रोफिन होता है, ओके, जो कंटेन किया होता है 2.4 मिलियन बेस पेयर। जो सबसे ज़्यादा जीन जिस क्रोमोसोम के पास होता है वो होता है आपका क्रोमोसोम नंबर 1। सबसे कम जीन जो होता है वो क्रोमोसोम नंबर वाई होता है, क्रोमोसोम वाई को सबसे कम जीन होता है। ह्यूमन के पास 30,000 जीन होते हैं। देखिए कोई भी इंसान हो गया, कोई भी हमारे धरती पर जितने भी इंसान हैं, सारे का जो जीनोम होता है, जो बेस पेयर्स होते हैं 99.9% में हमारे और आप में सारे सेम होते हैं, बस 0.1% का अंतर होता है, नहीं तो सारे सेम होते हैं। अब आप ये भी जान के सरप्राइज होंगे कि यहाँ पे 2% लिखा है, लेकिन ऐसा भी माना जाता है कि 99% जो होते हैं जीन हमारे बॉडी में वो नॉन फंक्शनल होते हैं, ऐसे इंट्रॉन होते हैं, नॉन कोडिंग रीजन वाले होते हैं, और 1% जो कोड करते हैं वो प्रोटीन बनाने के लिए कोड करते हैं, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए इसका बेसिस जो है वीएनटीआर यहाँ से पूछता है, वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट, रिस्ट्रिक्शन फ्रैगमेंट लेंथ पारीमार्फिज्म, और एलिक जेफ्रे लालजी सिंह। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक क्विक वे है, आप कंपेयर करना चाहते हैं 2 ऑर्गेनिज्म का डीएनए, तो इसके लिए डेवलप किया गया था एलिक जेफ्रे के द्वारा, इंडिया में डेवलप किया गया था लालजी सिंह के द्वारा। RFLP इसका यूनिट होता है। अब कैसे स्टेप क्या होता है, सबसे पहले भैया कहीं से डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कराना चाहते हैं तो आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा, ब्लड ले लिए, सीमन ले लिए, या नाखून ले लिया, कुछ भी ऐसा जहाँ पे डीएनए निकाला जा सके। फिर रिस्ट्रिक्शन ऑफ डीएनए करते हैं, उसको बहुत सारे एंजाइम से ट्रीट कराते हैं, डीएनए को स्टैक करते हैं, फिर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से उसको कट कराते हैं, कट करा के उसका क्या कराते हैं, फिर कट कराने के बाद आप कराओगे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के आप एक डीएनए को चूज करोगे, फिर उसको एम्पलीफाई कराओगे पीसीआर के मशीन से। कटिंग पहले रहेगा यार, थोड़ा थोड़ा देखो उल्टा है जो मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर जब
पीसीआर से हो जाएगा तब कराओगे इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। इलेक्ट्रोफोरेसिस करा के तब उसको अरेंज कराओगे नाइट्रोसेलुलोज मेम्ब्रेन पे, फिर हाइब्रिडाइज कराओगे अपने प्रोब से। जिसको शक होता है कि यही मर्डरर है, इसी का डीएनए है, तो उसका पहले से प्रोब बना के रख लेते हैं। फिर उससे क्या कराते हैं, उससे हम हाइब्रिडाइज कराते हैं, और अगर वो बाइंड होता है तो पता कर लेते हैं कि हाँ बैंड पैटर्न देख के फिर एक्सरे लेते हैं तो देखते हैं बैंड पैटर्निंग मैच हो रहा है कि नहीं। तो ऐसे करके डीएनए फिंगरप्रिंटिंग होता है। तो फिर सर्च आप देखो जेनेटिक फिंगरप्रिंट, जैसे हम आपका जो जेनेटिक फिंगरप्रिंट है वो 50% आपके पापा से आ रहा है, 50% आपकी मम्मी से आ रहा है, तो ये चीज़ है। सैटेलाइट डीएनए के बारे में पूछता है। मिनी सैटेलाइट जो होता है वो आपका 10 से 100 बेस पेयर होता है। माइक्रो सैटेलाइट जो होता है 1 से 9 बेस पेयर वहाँ पे होता है। एंड मैक्रो सैटेलाइट जो होता है वो होता है मोर देन 100 बेस पेयर। क्लिनॉफ फ्रैगमेंट के बारे में पूछा जाता है। जब पॉलीमरेज 1 होता है उसको सबटिलीन से डाइजेस्ट कराते हैं तो क्लिनॉफ फ्रैगमेंट मिलता है, ये चीज़ आप जानते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे कर लिया 120 पॉइंट के बारे में डिस्कशन। टाइम कितना हुआ, 30 मिनट। तो आप 30 मिनट में देखो अच्छे से सुनो, इसको पढ़ो, नोट करो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और रिवाइज कर देखो। यहाँ पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मैं इतना बता रहा हूँ, लेकिन अभी काफ़ी चीज़ें बाकी हैं। तो आपको मॉक टेस्ट हैं, आपके क्विजेज हैं, आपकी किताब है, आपके नोट्स हैं, वहाँ से भी पढ़ो। और ऐसे करके कल हमने किया था कौन सा, बायोटेक्नोलॉजी। आपने देखा नहीं तो आप जाके उसे भी देख लेना, इसे भी देख लो। ऐसे करके हम एक एक चैप्टर 100 पॉइंट लाएंगे। ऐसे आप पढ़ोगे और ऐसे सुनोगे, रिवाइज भी होगा, आपको एक मन भी लगा रहेगा कि हाँ कुछ तो पढ़ना है। तो ओके, देखो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।